नमस्कार। चलो जी, फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेके। और अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आज अपन सबसे पहले देखेंगे कॉल ऑप्शन। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में देखे जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ होती है जो अपन देखते हैं। दो तरीके से कोई भी ऑप्शंस को अपन बाय या सेल करते हैं तो उसमें आता है, जैसे अगर अपन ये देखेंगे क्या आता है सबसे पहले, तो उसमें आता है, एक आती है सीई जिसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, कॉल यूरोपियन। और एक आता है पुट, पीई, जिसको बोलते हैं पुट यूरोप। ठीक है, ये नाम है। यूरोप तो अपना यूरोप का राज था अपने पे, इसलिए उसका नाम लेते हैं। जबकि अपन को इसको सीधा सीधा अपन, चलो सीई पीई तो छोड़ो, अपन को कॉल बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं पुट। तो कॉल और पुट ऑप्शंस में बाय किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। तो उनको किस तरीके से बाय किया जाता है, किस तरीके से सेल किया जाता है, इनकी किस तरीके से हम यूज करते हैं ऑप्शंस में, और प्राइस का मूवमेंट इनको किस तरह से इफेक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, यही सारी चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। तो आज अपन देखेंगे सबसे पहले अपना सी। ठीक है, और इसका नाम अपना याद रखो क्या है, कॉल ऑप्शन। CALL ऑप्शन अपना ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन। अब सबसे पहले अपन को देखना है कि आखिर कॉल ऑप्शन होता क्या है, कॉल ऑप्शन होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो कॉल ऑप्शन को समझने के पहले अपन एक छोटी सी कहानी देखते हैं। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, और इसको ऑप्शंस क्यों कहते हैं। फ्यूचर्स भी होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं, तो ये इसको ऑप्शंस क्यों कहते हैं, इसके लिए एक अपन छोटी सी कहानी देख लेते हैं। कहीं भी दो बंदे हैं, सपोज कर लीजिए एक मैं हूं और एक दूसरा है जिसका नाम है राम, मान लेते हैं कि एक राम है। मुझे लगता है कहीं भी अपने शहर के आसपास की, जैसे मैं मान लेता हूँ कि जयपुर, जयपुर के आसपास, जयपुर से 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे कोई ज़मीन है वो मेरी ज़मीन है या किसी और की ज़मीन है, तो वहाँ पे मेरी ज़मीन है। ठीक है, तो मेरी ज़मीन है तो मुझे कुछ न्यूज़ मिली, मुझे न्यूज़ मिली तो मुझे पता चला कि मेरी जो खेत है, मेरा ज़मीन है, वहाँ से एक हाईवे जाने वाला है। चांस है, एक संभावना मिली कि वहाँ से हाईवे निकलने वाला है। और एक दूसरा बंदा है, उसको भी ऐसी न्यूज़ मिली है कि हाईवे निकलने वाला है। तो उस बात पे जो खबर आई है कि उधर से हाईवे निकलने वाला है, जो दूसरा बंदा है राम, उसको लगता है कि पक्का हाईवे जाएगा। और मुझे थोड़ा यूं डुलमुल रवैया है कि नेताओं ने ऐसे बोल दिया, ऐसे ही तुक्का मार दिया, तो मुझे नहीं लगता कि उधर से हाईवे जाएगा। तो मेरी जो भी ज़मीन है, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, चलो ठीक है, 1 बीघा ज़मीन है अपनी, 1 बीघा ज़मीन है जो है, और उसकी करंट में वैल्यू चल रही है 1 बीघा की 10 लाख रुपए। ठीक है, दूर है शहर से, और वहाँ से अगर हाईवे जाता है तो पता है हाईवे जाता है तब क्या होता है, ज़मीन के भाव एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ अफवाह थी, मुझे पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने, जो राम था, उसने बोला कि यार इधर से हाईवे जाएगा, तेरी ज़मीन का सौदा करेगा। मैंने कहा हाँ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा हाईवे निकल सकता है, ये वो ऐसे वैसे, उसको भी पता है। उसने डायरेक्ट मुझे नहीं बोला, उसने कहा कि तेरी ज़मीन मुझे खरीदनी है। मैंने कहा चल ठीक है, खरीद लेना। अभी करंट के भाव है 10 लाख रुपए 1 बीघा के, तो मैंने उसको बोल दिया कि एक काम कर, 10 लाख रुपए में खरीद लेना इसको। लेकिन हाईवे की जो न्यूज आने वाली है, अपन सपोज करते हैं कि 29 फरवरी को आने वाली है। ठीक है, हाईवे की जो न्यूज आने वाली 29 फरवरी नहीं तो 27 फरवरी को आने वाली है। 27 फरवरी को कंफर्म हो जाएगा कि पक्का हाईवे निकलेगा या नहीं निकलेगा। मुझे इतना श्योर हूँ, मैं, मेरी जमीन है, मैं इतना श्योर हूँ कि कोई हाईवे नहीं निकलने वाला। एक सिर्फ ये एवं ही अफवाह फैलाई गई है। तो मुझे श्योर है कि चलो ठीक है, आज जो पैसे मिल रहे हैं वो मिले। बाकी ये जो पहले, आज के 1 डेढ़ महीने पहले मेरी ज़मीन के भाव 8 लाख थे, आज उसके 10 लाख हो रहे हैं। तो हो सकता है जब ये हाईवे वाली न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी कि इधर से हाईवे नहीं निकलेगा तो मेरी ज़मीन के भाव वापस चले जाएंगे। तो मैंने तो सोच लिया कि मुझे 10 लाख रुपए में बेचना है। राम है वो श्योर है कि भाई साहब ज़मीन हाईवे तो निकलेगा इधर से ही। और उस टाइम पे मेरी वाली ज़मीन के भाव कम से कम 30 से 40 लाख रुपए होने की उम्मीद पूरे पूरे है। 30-40 नहीं तो कम से कम 15 लाख रुपए तो होगा। तो उसने सोचा कि 10 लाख रुपए में खरीदते हैं, 5 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, उस टाइम बेच देंगे। तो हमारे बीच में एक सौदा हुआ, सौदा हुआ। सौदा कुछ इस तरीके से होता है कि मैं कुछ शर्त रखता हूँ या वो बंदा कुछ शर्त रखता है। शर्त इस तरीके की रहती है कि जो पैसा है वो 29 तारीख के बाद में जाएगा, 29 फेब के बाद में पैसा दिया जाएगा। तब तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हाईवे निकलना है कि नहीं निकलना है। 27 तारीख को क्लियर हो जाएगा हाईवे निकलना है या नहीं निकलना है। तो अपना सौदा इस तरीके से हुआ कि 29 तारीख को तू मेरी ज़मीन खरीद लेना 10 लाख रुपए में। एकदम सही सौदा है। 27 तारीख को न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी, 29 को ज़मीन मिल रही है,
और मैं लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पे कि एक काम कर तो 29 तारीख को मेरी जमीन खरीद लेना 10 लाख रुपए में। और राम की तो लॉटरी लगी है, और क्या चाहिए उसको, पता है कि हाईवे उधर से आने वाला है, करंट प्राइस भी जमीन की 10 लाख रुपए ही है, लेकिन अगर हाईवे निकल जाता तो बहुत जमीन के भाव बढ़ जाएंगे, और ये तो इजीली मान गया। अब हमने हमारा एक स्टाम्प पे शर्त रख ली, 10 लाख रुपए का सौदा तय हो गया, डेट तय हो गई कि 29 तारीख को पेमेंट करना है। लेकिन इसमें तो नाम की लॉटरी है ना, मेरा क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, गलत हो रहा है। कुछ तो होना चाहिए ना, अगर अपन किसी चीज का पैसे की देते हैं तो कुछ साई का, कुछ एडवांस कुछ तो मिलना चाहिए, जो इन 10 लाख रुपए के अलग होगा, इनके टोकन मनी के रूप में कुछ मिलेगा जो इन 10 लाख से अलग होगा। तो मैंने कहा कि तू एक काम कर, मुझे भी तेरे पे विश्वास नहीं है, स्टाम को मैं नहीं मानता, तुझे अगर ऐसी जमीन चाहिए तो तू 1 लाख रुपए मुझे अभी दे दे, 1 लाख रुपए तो मुझे अभी दे दे, और 29 तारीख को बाकी के 10 लाख रुपए और देना। टोटल जमीन का सौदा 11 में हो रहा है, लेकिन ये वाला 1 लाख रुपए प्रीमियम है कि मुझे 1 लाख रुपए तो दे, तू अगर सौदे से मुकर गया तो जमीन मेरी है, और मैं सौदे से नहीं मुकरूंगा क्योंकि मैंने लिख रखा है। तो बायर्स के पास ये ऑप्शन होता है, तू अगर सौदे से मुकरना चाहे तो मुकर जाना, जा, ये और छोड़ दे कि अगर तेरी इच्छा हो, तेरे पास पैसे हो 10 लाख तो जमीन खरीदना, तेरे पास पैसे नहीं हो तो भी जमीन मत खरीदना। लेकिन ये वाला जो टोकन मनी मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, ये मैं नहीं दूंगा वापस। तो जो आपको प्रीमियम आपका लिया जाएगा वो आपको दिया नहीं जाएगा, और जो 10 लाख रुपए है आज के 1 महीने बाद आके देना, उस तारीख के बाद में देना। तुम्हारा ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाईवे आता है कि नहीं आता। हाईवे आया, जमीन के भाव बढ़े तो भी मुझे 10 लाख रुपए ही देने हैं, हाईवे नहीं आया, जमीन के भाव नीचे रहते हैं तो भी मुझे 10 लाख ही देने हैं। और तुम्हारी ये भी मर्जी है कि तुझे खरीदनी है या मत खरीदना, कुछ भी करना, इस चीज की भी छूट दे दे। तो राम के लॉटरी लग गई। राम को कुछ नहीं करना, एक टोकन मनी के तौर पे छोटा सा अमाउंट देना है। जैसे सपोज कर लो कि 1 लाख रुपए दिया, अगर 1 लाख रुपए को यूं लगता है कि यार 11 लाख रुपए 10% ज्यादा हो जाता है तो इसको भी और कम कर लेते हैं, पर मान लेते हैं 10,000। इससे अच्छा और क्या चाहिए, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि हाँ इतना नहीं जाएगा। तो 10,000 रुपए की तू तो एक काम कर, 10,000 रुपए दे दे, 10,000 रुपए मेरे पास जमा करवा। तेरी मर्जी हो तो जमीन खरीदना, तेरी मर्जी हो नहीं हो तो जमीन मत खरीदना, लेकिन मैं बाध्य हूँ, मैं ये लिख के देता हूँ कि तू अगर जमीन लेने आएगा तो मैं तुझे जमीन दूंगा, तुझे वो 10 लाख रुपए उस टाइम पे देना है, और अगर तू नहीं लेने आता है जमीन तो ये 10,000 रुपए तुझे वापस रिटर्न नहीं किए जाएंगे, और जमीन लेने आता है तो इन 10,000 के अलावा मुझे 10 लाख रुपए और देना है। तो ये वाला एक अधिकार लिख के, पत्र एक स्टाम्प लिख के दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कॉल ऑप्शन। कि मैं बेचने वाला हूँ, मैं बेचने वाला हूँ, एक खरीदने वाला है। तो जो कॉल खरीदता है वो देता है किसी भी शर्त को, ये अधिकार पत्र हो गया एक तरीके से, स्टाम्प हो गया। तो इस स्टाम्प को खरीदने के लिए उसको एक प्रीमियम देना पड़ रहा है, वो 10,000 रुपए। अब उसके पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो बाध्यता है, मुझे तो जमीन अगर वो लेने आएगा तो लेने पड़ेगा। उसके पास इस चीज का भी ऑप्शन है, वो चाहे तो जमीन खरीदे या चाहे तो जमीन नहीं खरीदे। तो कॉल ऑप्शन सेम इसी तरीके से काम करता है स्टॉक्स में भी। अब इस कंडीशन में अपन देख लेते हैं, सपोज कीजिए कि हाईवे वाली न्यूज सच निकल गई, तो मेरे जो 10 लाख रुपए वो पे करेगा मुझे, मुझे उसने 10 लाख रुपए पे किया, और वो जमीन उसने खरीदी वहां पे, जिसके भाव मान लो कि चलो ठीक है ज्यादा नहीं बढ़े, 15 लाख के आसपास बढ़ गए, तो उसको सीधा सीधा मुनाफा हो जाएगा 5 लाख। कितने का? 5 लाख का मुनाफा हो जाएगा। मेरे नुकसान हो जाएगा 5 लाख का, क्योंकि अगर मैं पहले पैसे 10,000 रुपए नहीं लेता, वो प्रीमियम नहीं लेता, आज के भाव में जमीन बेचता, तो आज उस जमीन के मुझे 15 लाख मिलते, तो ये मेरे सीधा सीधा लॉस हो जाएगा, और ये उसको प्रॉफिट हो जाएगा। सपोज कीजिए हाईवे वाली न्यूज अफवाह निकली, और जो पहले डिमांड में आ रहा था वो वाला एरिया 10 लाख रुपए तक, जो आज के 1 डेढ़ साल पहले 8 लाख रुपए का प्राइस था, अब डिमांड में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, और लोग बेचना चाहते हैं अपनी ज़मीन, पहले खरीद ली होगी अब बेचना चाहते हैं, और हाईवे भी नहीं निकल रहा। तो ये जो 10 लाख वाली ज़मीन थी, अब इसकी करंट वैल्यू हो जाती है 8 लाख। हाईवे नहीं निकला, फर्जी न्यूज निकली, 8 लाख वैल्यू हो जाती है। तो ये जो राम जी थे, ये मिस्टर राम था, ये क्या करेगा? मेरे पास जमीन खरीदने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैंने ऑप्शन दे रखा है कि तेरी मर्जी हो तो खरीद, तेरी मर्जी हो तो नहीं खरीद। लेकिन ये जो 10,000 रुपए थे, ये राम जी के नुकसान हो गया, इसके सीधा सीधा लॉस हो गया राम के, इसके ये 10,000 का लॉस हो गया, और ये 10,000 रुपए जो मुझे दे के गया था, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, जमीन मेरे पास वहाँ है। कुछ ऐसा होता है कि हाईवे नहीं निकलता, छोटी मोटी रोड निकल जाती है, तो जमीन में
कोई भी अंतर नहीं आया। 10 लाख पहले थे, अभी भी उसके भाव 10 लाख के 10 लाख ही है, क्योंकि छोटी मोटी रोड निकली है, कोई हाईवे नहीं निकला। जो रास्ता था उसी को डामरीकरण करवा दिया, उसके पक्की रोड बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, वो प्राइस उतनी की उतनी है, 10 लाख रुपए। अब ये सोचेगा कि यार 10,000 रुपये अपने जा रहे हैं तो जाने दो, कौन 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। 10 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, खरीदनी पड़ेगी, सारी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, ये सब, तो उसको जाने देगा। तो यहाँ भी मुझे क्या हो जाता है, 10,000 का फायदा हो जाता है। तो आपने एक चीज़ सोची होगी, ये जो हमारा स्टाम्प बना था, हमारी जो शर्त लगी थी, हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, उसमें बाय करने वाला राम था, उसको कब प्रॉफिट होता, सिर्फ और सब तब प्रॉफिट होता जब यहाँ से हाईवे निकलता, और हाईवे निकलता तो जमीन के भाव बढ़ते। तो मतलब अगर जमीन के भाव बढ़ेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा। बाकी अगर जमीन के भाव सेम रह गए, उतने के उतने रह गए, या जमीन के भाव डाउन चले गए, तो इन दोनों ही कंडीशन में इसको लॉस होगा। लॉस कितना होगा, जो इसने प्रीमियम दिया था 10,000 रुपये का जो प्रीमियम दिया था। और यहाँ जो मैं हूँ, जो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा हूँ, या ये वाला स्टाम्प मैं सेल कर रहा हूँ, स्टाम्प लिख के दे रहा हूँ, जिसपे उसको ऑप्शन दिया गया था कि तू आए या नहीं आए, इसमें मुझे 2 शर्त में प्रॉफिट होता है। या तो जमीन के भाव सेम रहे तो भी मेरे पास 10,000 उसने जो देके गया था वो नहीं लेने आएगा, वो बच जाएंगे। या जमीन के भाव डाउन चले जाते हैं तो भी मुझे पता है वो जमीन खरीदने नहीं आएगा, जमीन तो मेरी वैसी की वैसी पड़ी थी, तो भी ये 10,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, समझ गए होंगे। एक अधिकार पत्र, या एक अपनी देसी भाषा में बोले तो एक स्टाम्प, जिसमें एक बेचने वाला खरीदने वाले के हिसाब से शर्त लिख के देता है कि आने वाले इस टाइम पे तुम ये वाली प्राइस पे मुझसे खरीद लेना, और तुम्हें ऑप्शन भी दिया जाता है कि तुम चाहो तो खरीदो या मत खरीदो, इसके बदले में मुझे एक छोटा सा प्रीमियम दे दो जो पहले जमा करा जाओ, या टोकन मनी दे दो, या एक सिक्योरिटी के तौर पे थोड़ा सा पैसा दे दो जो रिटर्न नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है, न उस प्राइस में वो काम में लिया जाएगा। तो इस तरीके से कॉल ऑप्शंस होते हैं। कॉल ऑप्शंस की अगर लैंग्वेज देखें तो एग्जैक्ट लैंग्वेज किस तरीके की होती है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे रिलायंस का एग्जाम्पल लेंगे अपन, तो रिलायंस पे चलते हैं, मैंने लिख रखी है। इसमें देखो ये लिखी हुई है इसकी शर्त। शर्त इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो सेल करता है, जिसको जो प्रॉपर्टी सेल करनी है, या जिसको जो भी स्टॉक कॉल सेल करना है, अब जैसे सीई है तो इसमें भी 2 जने होंगे ना, एक तो कॉल बाय करने वाला होगा, एक बाय करने वाला होगा जिसको बायर बोलते हैं, या होल्डर भी बोलते हैं, इसको होल्डर भी होते हैं। एक करने वाला होगा इसको सेल, इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये सी कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है, या जो अपना स्टाम्प था वो स्टाम्प है, उसको सेल करने वाला होगा, या इसको राइटर भी बोलते हैं, क्योंकि वो उस अधिकार पत्र पे लिखता है। लिखने की लैंग्वेज क्या लिखता है, वो लिखता है इफ यू डिजायर यू मे बाय 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट 2800 ऑन 29 फेब 2024। अब इसमें देखो 4 चीजें समझाई गई है। पहली वाली चीज है 250 शेयर्स। अब मैंने रिलायंस के मामले में 250 शेयर्स क्यों डाला है, क्योंकि रिलायंस के एक लोट में जो शेयर्स होते हैं वो 250 है, तो मतलब एक लोट तो आपको लेना ही पड़ेगा मिनिमम। आप अगर कॉल या पुट में कुछ भी करते हो, कॉल बाय करते हो या कॉल सेल करते हो, तो आपको एक लोट में सेटलमेंट होगा, तो आपको एक लोट के हिसाब से ही ट्रेड होगी, ठीक है। अब इसको बोल दिया अपना लोट साइज हो गया जो कि है 250। अब इसमें ये रिलायंस है, ये अंडरलाइंग है, यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं, इसको निफ्टी कर दिया तो निफ्टी के हिसाब से इसका लोट भी चेंज हो जाएगा। निफ्टी का लोट है जैसे 50 का, तो निफ्टी का लोट हो जाएगा 50 का, और यहाँ पे जो इसकी स्ट्राइक वैल्यू ये 2800 है, ये इसकी स्ट्राइक प्राइस है कि कौन सी प्राइस पे तुम्हें बाय करना है। तो अगर मैं निफ्टी में करता हूँ तो ये वाली भी चेंज हो जाएगी, और ये एक्सपायरी है, जो डेट जिस डेट का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ये एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिए मैंने बोल रखा है, एक्सपायरी कौन सी होती है, स्टॉक्स में हर महीने का लास्ट गुरुवार, और अपनी निफ्टी में इनमें वीकली भी एक्सपायरी होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स होती है उनमें वीकली भी होती है, लेकिन अपन स्टॉक्स के हिसाब से चलते हैं अभी। तो स्टॉक्स में हर महीने का लास्ट का गुरुवार, तो अब की बार 29 फेब 2024 को ये वाली शर्त है। तो इस वाले जो अधिकार पत्र मैंने लिखा है, या जो स्टाम्प मैंने लिखा है, इसमें ये लाइन लिखी है कि इफ यू डिजायर यू मे बाय 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस 2800 के भाव में 29 फरवरी 2024 को मुझसे बाय कर लेना। अब देखो अभी रिलायंस की प्राइस क्या चल रही है, 2921 रुपये अभी रिलायंस की प्राइस चल रही है। कितनी चल रही है, 2921। तो मतलब 29 फरवरी को मैं 2800 में बेचने के लिए तैयार हूँ। अभी प्राइस हाई चल रही है, और आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से और अप जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस डाउन जाएगी, ठीक है। तो 2 केस बनते हैं, अगर प्राइस अप गई तो क्या होगा,
डाउन गई तो क्या होगा, और प्राइस वहीं की वहीं रही तो क्या होगा। अब आपने सपोज कीजिए कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आप या ये वाला जो स्टाम्प मैंने लिख के रख रखा है वो आप बाय करना चाहते हो, स्टाम्प बाय करना चाहते हो, इसको आप शर्त भी बोल सकते हो कि आप शर्त बाय करना चाहते हो। ठीक है, कोई भी शर्त बाय कर रहे हो तो ये वाला शर्त है, ये वाला मेरा स्टाम्प है, आप बाय करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस तो ऊपर जाएगी, स्टॉक की प्राइस 3000 जाएगी। तो 3000 जाने के बाद आज के लगभग 20 दिन बाद में भी आपको 2800 में बाय करने का मौका मिलेगा। कितने में? 2800 में बाय करने का मौका मिलेगा। मतलब आपको सीधा सीधा 200 रुपये का फायदा होने वाला है। तो आपने कहा कि ठीक है भैया दे दो, तुम्हारा एक स्टाम्प हमको दे दो। तो मतलब आप एक लोट सी बाय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक लोट सी बाय कर रहे हो। और मैं क्या कर रहा हूँ? आप बाय कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ इसको सेल। अब देखो क्या होता है, फिर मैं तो दूंगा नहीं। मैं कैसे मानूं कि भैया आप मुझसे बाय करने आओगे उस टाइम पे 2800 में, तो मैं कहूँगा ये देखो भैया सीधी सीधी बात ये है, तुम्हारी मर्जी है, तुम आओ या नहीं आओ, मुझे कुछ तो पैसा दे दो। तो होगा कितना पैसा? तो ये वाला अपना एक्सचेंज पहले से डिसाइड करके रखता है कि देखो इस प्राइस पे अगर आज की डेट में तुम्हें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, ये वाला कॉल बाय करना है, तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो अपन चल के देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। ये अपना ऑप्शन है, मैंने इसमें रिलायंस डाल दिया और रिलायंस का शेयर डाल दिया, और ये अपनी एक्सपायरी हो गई 29 फरवरी, 29 फरवरी 2000। और अपन चलते हैं 2800 के ये वाला। जैसे ये वाली शर्त लगाई है, ये इधर कॉल ऑप्शन होते हैं, इस तरफ जो है जितने भी हैं वो कॉल ऑप्शन है, इस तरफ पुट ऑप्शन है, तो अपन कॉल ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहुंच गया अपन 2800 के प्रीमियम पे। ये वाला अपना 2800 का प्रीमियम ये रहा। ठीक है, ये अपना 2800 का प्रीमियम है, ये वाला 2800 की स्ट्राइक प्राइस का। तो आपको मुझे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? ये सीधा सीधा कह रहा है कि भाई साहब आप 143 रुपये मुझे दे जाओ, 143 रुपये, सिर्फ 143 रुपये दो। और 143 के हिसाब से आप आना 29 फरवरी को, और मुझसे ये 2800 के प्राइस में बाय कर लेना। ठीक है, अब 143 के हिसाब से प्रीमियम टोटल कितना होता है, तो जो ऑप्शन बायर है उसको टोटल पेमेंट कितने का करना पड़ेगा, उसके अकाउंट से टोटल कितने का मार्जिन ब्लॉक होगा या मार्जिन कटेगा उससे। देखो 143 मल्टीप्लाई बाई 250, 250 का लॉट है ना, तो ये भी तो कटेगा, इतना अमाउंट उसके अकाउंट से कट जाएगा। ठीक है, कितना होता है? ये होता है 35,750। कितना होता है? ये अमाउंट होता है 35,750। तो 35,750 रुपये मुझे देगा, मेरे अकाउंट में 35,750 आएंगे, और मैं उसको बदले में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उसको, ये वाला स्टाम्प उसको बेच दूंगा। अब मैंने ये वाला स्टाम्प उसको बेच दिया, तो इसके बदले में मुझे क्या होगा? क्या लगता है मुझे फ्री में मिल जाएंगे ये पैसे? नहीं, जो अपन ने जमीन वाली कहानी सुनाई थी उसमें फ्री में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को मिलाने वाला कौन है? हम दोनों को मिलाने वाला एक्सचेंज है, अपना एक्सचेंज है ना। तो वो कहेगा देखो भाई उसकी तो रिस्क है 35,750 कि अगर रिलायंस का भाव नीचे चला गया तो वो खरीदने नहीं आएगा। ठीक है, वो खरीदने नहीं आएगा तो वो तो चला जाएगा, लेकिन तुम जो खरीद के बेच रहे हो ना एडवांस में, तो तेरी रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उसका तो मैक्सिमम लॉस कितना है? 35,000। मेरा यहाँ से सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 3500 चला गया रिलायंस, कितना चला गया? 3500 चला गया। अब मुझे तो 250 में खरीद के देना पड़ेगा ना, तो मेरी रिस्क तो ज़्यादा है। तो एक्सचेंज मुझे कहता है कि तू तो मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए के आसपास चाहिए मुझे, 1.2 से 1.5 लाख रुपए मेरा ब्लॉक कर लेगा, ये वाला मेरा ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, तो ये मार्जिन किस तरीके से होता है? इसका तो सिर्फ 35,750 उसके अकाउंट से कट जाएगा, वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, और मेरे अकाउंट से ये वाला अमाउंट वो ब्लॉक कर लेगा, एक्सचेंज जो ब्रोकर होता है वो ब्लॉक कर लेगा। अब इसके बाद में क्या कहानी हो सकती है? सपोज करते हैं अपन पहुंच जाते हैं सीधे सीधे 29 फेब को। अब देखो 29 फेब को अगर पहुंच गए, 29 फेब को अगर अपन पहुंच जाते हैं कि 29 फेब को प्राइस कहाँ पे होती है, तो इसमें 3 सिचुएशन बन सकती है। या तो प्राइस डाउन आ जाए, या प्राइस अप चली जाए, या प्राइस यहीं की यहीं रहे। ठीक है, 3 सिचुएशन बन सकती है ना। अब अपन ने उससे कितना प्रीमियम लिया था? 143 का तो अपन लेके बैठे हैं भैया, तो अपनी कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन लेते हैं कि ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, और ये चला गया 3,000 रुपये पे, 29 को 3,000 पे चला गया।
ठीक है, 3000 पे चला गया। तो अब क्या होगा, 3000 पे मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मैं 2800 में तुझे खरीद दूंगा शेयर। तो अब मैं 2800 में खरीद के दूंगा, तो मुझे कितने का नुकसान होगा, 2800 में उसको दूंगा, 3000 में से मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा, तो सीधा सीधा मुझे 200 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन 200 का नुकसान नहीं हुआ है मुझे, मैं 143 तो उससे ले चुका हूँ एडवांस में, 143 तो उससे मैंने प्रीमियम के लिए ना। तो मेरा अगर लॉस देखा जाए, मेरा अगर लॉस देखा जाए तो कितना लॉस होगा मेरे, मेरे लॉस हुआ 57 रुपीज़ का पर शेयर, और इसको मल्टीप्लाई बाई 250 कर दो, तो ये मेरा सीधा सीधा लॉस हो जाएगा इस ट्रेड में, अगर प्राइस 3000 जाती है तो, अगर प्राइस 3000 जाती है तो। सपोज करके देखो कि रिलायंस का शेयर यहीं का यहीं रह जाता है, यहीं का यहीं रह जाता है, 2921 पे ही रह जाता है, फिर भी मुझे उसको देना पड़ेगा, 2800 में देना पड़ेगा ना। तो मैंने मार्केट से 2921 में शेयर खरीदा जो भी है, और मैंने उसको दे दिया 2800 रुपये में, ठीक है। तो मुझे कितने का लॉस हुआ यहाँ पे, 121 रुपये का नुकसान हुआ ना, क्योंकि 2921 में मैंने खरीदा और 2800 रुपये में मैंने उसको बेचा, तो मुझे सीधा सीधा 121 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन 121 का नुकसान नहीं हुआ, मैंने उससे एडवांस में 143 लिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ 22 रुपये का, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर प्राइस डाउन आ जाती है, 2921 से डाउन आ जाती है, और प्राइस एग्जैक्ट 2800 पे ही आ जाती है, तो क्या लगता है, वो भाई साहब आएंगे मेरे पास कि लाओ 2800 में शेयर दो? वो मेरे पास क्यों आएंगे यार, वो मार्केट से खरीद लेंगे, 2800 में तो मार्केट में ही मिल रहा है। और यहाँ सपोज करो कि 2750 में आ जाता है, 2750 पे प्राइस आ जाती है, तो मेरे पास आएगा क्या 2800 में खरीदने के लिए? 2800 में क्यों आएगा मेरे से खरीदने के लिए, उसको कहे जाने दो यार, बढ़ने दो। तो इस कंडीशन में मेरा पूरा का पूरा 143 जो रुपए मुझे मिले थे, ये मुझे पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 250, और इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 250। तो देखो, जो सेल करता है ऑप्शन, उसके पास दो कंडीशंस है जिसमें प्रॉफिट होता है। अगर प्राइस डाउन आ गई तो भी उसको प्रॉफिट होगा, प्राइस वहीं की वहीं रही तो भी उसको प्रॉफिट होगा। इसके नुकसान एक ही कंडीशन में है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो उसको नुकसान हो जाएगा। ऊपर भी कितनी है, 143 लिया है ना, इसके ऊपर जाने लगेगी। बायर्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो मेरी यहाँ जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 66%, और बायर्स की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 33%। अब लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज होती है, प्रोबेबिलिटी जीतने की जितनी कम होती है, जब प्रॉफिट होता है जब उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब मैं अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए, इस शर्त में देखा जाए, जो सेम शर्त थी, इसमें मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना, 143। मेरे पास मैक्सिमम 143 तो आएंगे, क्योंकि उसने 143 रुपये मुझे पेमेंट किया प्रीमियम के तौर पे। अब अगर डाउन चला गया तो वो आएगा ही नहीं लेने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक देगा, भाड़ में जाइए वाला कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी डाउन आ गई, मार्केट में उसको सस्ते में मिल रहा है। तो ये मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 143, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसको प्रॉफिट कितना हो सकता है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे कितनी थी, 2921 में कह रहा हूँ 4000 चला गया, अगर शेयर की प्राइस 4000 चली जाती है तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, सीधा सीधा यूँ मान लो कि 1000 रुपये के आसपास का उसको प्रॉफिट हो गया। तो मुझे उसने 143 पे किया था, इसके बावजूद उसको 750 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन बायर्स का जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, ऑप्शन बायर्स का। कॉल जो बाय करते हैं या पुट जो बाय करते हैं, ऑप्शन को जो बाय करते हैं, उनका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, रिस्क ओनली लिमिटेड है। क्योंकि इसकी रिस्क कितनी है, मैक्सिमम रिस्क कितनी है, 143 तो है इसकी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डाउन चला गया, ये वो लेने नहीं आएगा। तो 143 रुपये जो प्रीमियम दिया था वो सारा का सारा जीरो हो गया, वो लेने नहीं आएगा ना। तो इसकी रिस्क कितनी मैक्सिमम, इतनी 35,000, मैंने निकाल दी 35,000 के आसपास बैठा था, तो 35,000 की इसकी मैक्सिमम रिस्क है। जबकि सेलर की जो मेरी रिस्क थी वो अनलिमिटेड है। इसके उल्टा मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है 143 रुपये का, उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है अनलिमिटेड, कितना भी आ सकता है कोई पता नहीं। मेरी रिस्क है अनलिमिटेड, इसकी रिस्क है लिमिटेड 143 पॉइंट्स की। तो इस तरीके से कॉल ऑप्शंस होते हैं, और कॉल ऑप्शंस में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब अपन एक बार डायग्राम पे जाके देख लेते हैं, इस पे ऑप्शना में चलते हैं, अपन ऑप्शना में चलते हैं और इसका डायग्राम किस तरीके से वो बनता है देखते हैं। कि चलो ठीक है, 2800 वाली देख लेते हैं अपन, है ना। मैंने सेल किया है, उसने बाय किया है, तो पहले मैं बायर्स के हिसाब से देखता हूँ, जो थे उसने बाय किया,
कितना 1 लॉट बाय कर देते हैं 143 पे, ये ऐड कर दिया। अब इसका पे ऑफ चार्ट देखो कैसा बनता है, अभी देख लेते हैं अपन। इसका पे ऑफ चार्ट इस तरीके से बनेगा, देखो मैक्सिमम लॉस कितना है, यहाँ दिखा रखा है मैक्सिमम लॉस कितना है, अपन ने निकाला था 35,750। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है, क्योंकि इस लेवल के बाद में उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर ये देखो प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से करता है, अगर प्राइस 3,000 चली गई तो उसको 33,000 का प्रॉफिट होगा। और 3,000 की जगह पर मान लेते हैं कि चलो ठीक है 4,000 पे ले जाते हैं प्राइस को, 4,000 तो इसमें दिखाई, अगर 3500 पे चली गई तो उसको 1,44,000 का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे 3300 पे प्राइस जाती है तो 1,08,000 का प्रॉफिट होगा। अगर इसको देखो प्रॉफिट के लिए 2943, अभी 2921 पे है, तो थोड़ा सा अब जाने के बाद इसको प्रॉफिट होना लग जाएगा। लेकिन जब तक ये इसके नीचे है, 2943 के नीचे है, जब तक कि प्राइस 2943 के नीचे है, उसको लॉस ही होगा। और मैक्सिमम लॉस कितना है उसका, ये वाला जो उसने प्रीमियम दिया था, ये वाला। अब अपन ऑप्शन सेलर के हिसाब से करते हैं इसको, ठीक है, कि अगर ऑप्शन मैं हूं, ये तो उसका है, उसका ग्राफ है, पे ऑफ ग्राफ है उसका, मेरा अगर पे ऑफ ग्राफ रहे तो वो कैसा रहेगा, मैं इसको सेल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, बाई की जगह सेल में कन्वर्ट कर देते हैं भैया। लो हमने रिवर्स कर दिया, इसको सेल कर दिया, ठीक है, अब रिवर्ट कर दिया। अब देखो, अब दूसरी चीज अपन फिर देखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी देखो, है ना, इसकी कितने चांस है, जो बाय किया था बायर का है, इसके 43% चांस है कि ये प्रॉफिट में रहेगा। जबकि जो मैंने सेल किया है इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है, 56% चांस है कि मैं प्रॉफिट में रहूँगा। लेकिन इसमें देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, जो उसका मैक्सिमम लॉस था 35,750, वो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। और मैक्सिमम लॉस उसका मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड था यहाँ पे, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ आ गई 3200 तो 73,000 का लॉस होगा मेरे, अगर प्राइस आ गई 3342 तो 99,000 का लॉस होगा, अगर प्राइस आ गई 3445 तो 1,25,000 का, और यहाँ मैक्सिमम अगर 3540 तो 1,49,000 का। अब देखो दूसरी चीज़, इसके लिए मार्जिन कितना ब्लॉक होगा, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा एक्सचेंज को, एक्सचेंज या ब्रोकर मेरा कितना पैसा ब्लॉक कर लेगा, मेरा ब्लॉक कर लेगा 1,55,461 का। और उसका देखो बायर था, उसको क्या लगने वाला है, उसका कुछ नहीं लगने वाला है, जो उसका मैक्सिमम लॉस है, जो मैक्सिमम उसकी रिस्क है, वो सारा का सारा पैसा उसके अकाउंट से कट जाएगा 35,750। इस तरीके से ये कॉल ऑप्शंस होता है। कॉल ऑप्शंस में एक स्टाम्प लिख के दिया जाता है और उसी के हिसाब से काम चलता है। सारा का सारा गेम कॉल ऑप्शंस में बायर्स और सेलर्स में प्रोबेबिलिटी का है कि बायर्स के फेवर में सिर्फ 1:3 के चांस है जीतने के, जबकि सेलर्स के फेवर में 2:3 चांस है जीतने के। तो जो इनको ऑप्शंस कर रहे हैं या जिन्होंने ऑप्शंस की अभी स्टार्ट करने वाले हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है मैंने एकदम सीधी सीधे लैंग्वेज में समझा दिया है। जल्द ही अगले वीडियो में आएंगे अपन, उसमें देखेंगे कि पुट ऑप्शंस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने समझाया है, आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ या आपकी कोई भी सवाल है जो आपके समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।